बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अहम खबरें हैं अब तक मैं शेयर करता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें हैं, PMLN और PDM की जमातों के हवाले से भी खबरें हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खबर से शुरू कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इजलास बुलाया था। उस इजलास के अंदर फैसला कर लिया गया है। जो फैसला है वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। अब एक तरफ PDM की जमातें इंतखाबात से भाग रही हैं, उसकी वजह आज दोबारा नए सर्वेज आए हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ उन सर्वेज के अंदर क्या है। पंजाब से धड़ाधड़ सर्वे आ रहे हैं कि कहाँ पे कौन जीत रहा है और किस हद तक जीत रहा है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। पंजाब में आम इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह अमल किया जाएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ना करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल, तौहीन अदालत लगेगी। ना सिर्फ नौकरी जाएगी, ना अहल होंगे, बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन के लिए क्राइटेरिया मजीद सख्त हो जाएगा। भारत इलेक्शन कमीशन के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है और उन्होंने कहा कि हुकूमत से रब्ता करेंगे, निगरान हुकूमत से भी रब्ता करेंगे, इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात पर मुशावरत की जाएगी, वजारत खजाना से भी रब्ता करेंगे फंड्स के लिए, और सिक्योरिटी वगैरह और दीगर चीज़ों के लिए भी रब्ता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल दोबारा से बहाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जल्द रिटर्निंग अफसरान को हदायत जारी करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 अफसरान की फहरिस्त जमा करवा दी है, क्योंकि देखिए इलेक्शन आ रहा है 14 मई को पंजाब में, और पंजाब के अंदर 22 ऐसे सरकारी अफसरान मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई खिलाफ हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस्तेहकाक होता है कि जिन अफसरान को वो समझते हैं कि वो इस इलेक्शन में उनको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उन अफसरान के बारे में ये दावा कर सकते हैं या ये मुतालबा कर सकते हैं कि उन्हें अहम नशस्तों के ऊपर या अहम ओहदों के ऊपर ना बिठाया जाए, क्योंकि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो जाएंगे। लिहाजा ये 22 अफसरान हैं, उनकी फहरिस्त जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये वो अफसरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बुग्ज से बड़े हुए हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके नाम पब्लिक कर दिए हैं, लिहाजा इन्हें इस बात का आइडिया है कि अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में या वफाक में हुकूमत आती है तो इनको अहम ओहदे तो नहीं मिलने वाले, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए और बहुत दबाव डाला, पॉलिटिकल कारकुनों के साथ बड़ी ज्यादती की है। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो पुलिस वाले हैं। तो तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इन 22 अफसरान को सूबे से बाहर निकाला जाए या इनको अहम इंतजामी ड्यूटियाँ ना दी जाएँ, क्योंकि ये सरधड़ की बाजी लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में ना आए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई तो अगले 5 साल इन सरकारी अफसरान के लिए वो मौज मस्ती नहीं होगी जो इन्हें इस वक्त निगरान सेटअप में या इनको मिल रही है PMLN के सेटअप में, तो वो मौज मस्ती इनको दोबारा नहीं मिलेगी अगले 5 साल। तो सरकारी अफसरान अपनी सरधड़ की बाजी लगाएंगे। ना सिर्फ ये सरकारी अफसरान है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ लोग भी हैं, उनको भी डरावने ख्वाब आ रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि हालात उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद वाले केस के अंदर डेवलपमेंट हुई है। वो जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबरों में से एक खबर वो होती है। अदालत ने आज खुद नोटिस जो लिया है शहीद अरशद शरीफ का, और उसमें आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत सारे खतूत लिखे थे अदालत को। हज़ारों खतूत जाने के बाद अदालत ने आज खुद नोटिस लिया था। एक कैंपेन हमने सबने मिलकर चलाई थी। तो अब उसमें अदालत ने कहा कि जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है इस मामले में, क्योंकि देखें कोई इंक्वायरी ठीक तरीके से की नहीं जा रही। जो भी इंक्वायरी के ऑफिसर्स हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन फराहम नहीं कर रहे। यानी सादा सवाल है कि वो कौन था जिसने शहीद अरशद शरीफ पर 1.5 दर्जन के करीब मुकदमात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज करवा दिए थे। वो कौन था जिसने पाकिस्तान की सरजमीन को शहीद अरशद शरीफ के लिए तंग कर दिया था। ये मुद्दई कौन लोग हैं, उस वक्त उन DPOs को उन इजला के अंदर कौन दबाव डालता था, वो कौन से लोग थे जो फ़ोन करके ये कहते थे कि अरशद शरीफ के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। बाकी लोगों पे भी ऐसे ही हुए हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे अगर अदालत बुला के सुने तो मैं तो बता दूंगा कि मेरे ऊपर किस किसने मुकदमा कैसे कैसे दर्ज करवाए और कौन कौन लोग इसके पीछे थे। मुझे तो पुलिस अफसरान ने बताई हुई है ये बात कि हमारे ऊपर कितना दबाव और कौन लोग डालते थे। जब मैं गिरफ्तार था तब भी वो लोग वहां आते थे। लिहाजा शहीद अरशद शरीफ के मामले में बुनियादी सवालात कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना क्यों पड़ा, UAE से उनको निकलने पर किसने और क्यों मजबूर करवाया, और फिर कीनिया में उनका कत्ल, ये जो बुनियादी सवालात हैं सबसे पहले पाकिस्तान से इंक्वायरी शुरू हो, उनके जवाबात नहीं मिल रहे। तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा अगर तहकीकात पर अदालत को मुतमईन ना किया गया तो ये जो तहकीकात हो रही है ये तो कभी मुतमईन नहीं करेंगी। लिहाजा जुडिशल कमीशन की तरफ ये मामला जाएगा और इंशाअल्लाह जुडिशल कमीशन बनेगा और सच सामने आएगा कि वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर इंसानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की अपनी सरजमीन तंग कर देते हैं।
और फिर उन्हें बहुत मुश्किल हालात का सामना अपने मुल्क में करना पड़ता है। शहीद अरशद शरीफ भी इसलिए पाकिस्तान से गए, साबिर शाकिर भाई भी इसलिए गए, और मुईद पीरज़ादा भी इसलिए पाकिस्तान से बाहर गए, और बहुत सही अहमद नूरानी है, बेशुमार मिसालें हैं। तो ये कौन लोग हैं जो पीछे पड़ जाते हैं और ज़मीन तंग कर देते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक कन्वेंशन किया है वकला का, और वो वहाँ गई तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। 7 से 8 वकीलों ने उनकी गाड़ी पे फूल फेंके। छत के ऊपर किराए के बंदे थे जिन्होंने ऊपर एक चादर के अंदर फूल इकट्ठे किए हुए थे, वो बाल्टी में भर भर के उनकी गाड़ी के ऊपर छत से फूल फेंक रहे थे। और पुलिस ज़्यादा थी, मीडिया ज़्यादा था, वकला कम थे। वकला की तादाद मरीम नवाज़ के कन्वेंशन में, जो मरीम नवाज़ ने बोला वो तो ऐसा है ही नहीं कि उसके ऊपर डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो तो अदलिया के ऊपर अटैक कर रही हैं कंटिन्यूसली। यानी इस मुल्क के ऊपर आप किसी जर्नैल पे तनकीद कर दें तो आपके लिए ज़मीन तंग हो जाती है इस मुल्क की, लेकिन आप जजेस को बेशक गालियाँ देते रहें, जो मर्जी करते रहें, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये क्यों है? क्या ये सारे इदारे मुल्क के नहीं हैं? क्या इज्जत तमाम इदारों को नहीं मिलनी चाहिए? और अदलिया तो एक बहुत बड़ा इदारा है, फौज से तो बहुत बड़ा इदारा है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, तो इसलिए मेरे ख्याल में अदलिया की इज्जत का एहसास होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा ने अदलिया पे तनकीद किया, इमरान खान पे तनकीद किया, उन चीज़ों को एक साइड पे रखें, लेकिन आप ये ज़रा तस्वीर देखें। ये कन्वेंशन का एक हॉल था जहाँ पे सैकड़ों कुर्सियाँ रखी गई थी कि मरीम नवाज़ आएंगी तो आकर खिताब करेंगी। उसके बाद हुआ ये कि वकला पहुँचे ही नहीं। इतने वकला को फ़ोन किए गए, इतने राब्ते किए गए, वकला ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो नहीं आए। हालांकि इमरान खान साहब के जितने वकला कन्वेंशन मैंने देखे हैं, वहाँ मैंने ये देखा कि ना सिर्फ कुर्सियाँ भर जाती हैं, बल्कि वकला खड़े होकर एक दूसरे के साथ रश के अंदर पूरा का पूरा हॉल भर कर इमरान खान साहब की बात सुनते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा को यह सहूलत मैसर नहीं आई। किया यह गया कि पहले एक चादर लगाई गई, हॉल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। वजह यह थी कि उनको आइडिया हो गया, इंतजामिया को, वकला को, कि ये तो भरा ही नहीं जा सकता, तो जब ये भरेगा नहीं तो खाली कुर्सियां बुरी लगेंगी। तो उन्होंने क्या किया, बैक साइड पे काली चादर लगा दी कि वकला खड़े होंगे, काले कोट के अंदर काली चादर मिक्स हो जाएगी तो हम कहेंगे जी बहुत वकील हैं। लेकिन हुआ ये कि पीछे वाला हॉल तो वैसे ही खाली था, आधे से ज़्यादा। जो आगे वाला 30% उन्होंने रखा था वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा खाली रहा। तो इस तरह वकला ने दिलचस्पी दिखाई नहीं मरीम नवाज़ साहिबा के प्रोग्राम में, लेकिन हिम्मत की दाद देनी चाहिए और लीडर्स को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा के पास लोग नहीं आ रहे, पॉलिटिकल पार्टीज पे अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं। बेशक ये उनकी अपनी हरकतों की वजह से ये वक्त आया है, क्योंकि बूट पॉलिश कर करके उन्होंने अपना नैरेटिव ही बलडोज कर दिया, वोट को इज्जत दो का बयानिया। तो अब क्योंकि वकला नहीं आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि आप अपनी बात करते रहें, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पर अपनी बात की है। अब अदालत के अंदर जो एक साजिश तैयार की गई थी PMLN की जानिब से, वो एक और वजह है कि कामयाब नहीं हो रही। वजह यह है कि वो जो लोगों को तोड़ के अपनी एक मखसूस तादाद सुप्रीम कोर्ट में पूरी करना चाहते हैं, हुकूमत से वो हो नहीं पा रहा। जजेस की ज़्यादा तादाद जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ी है। जजेस की ज़्यादा तादाद जो है वो अवाम के भले के साथ और पाकिस्तान के फ़ायदे के साथ खड़ी है। बहुत थोड़ी तादाद में जो है वो मतलूबा सहूलत मैसर है PMLN को, और उसकी वजह से वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहे। वो जो बलूचिस्तान फार्मूला था वो नहीं कर पा रहे, नवाज शरीफ साहब जो 97 में करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे, तो वो उनसे हो नहीं रहा। भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है और पंजाब इंतखाबात 14 मई को होंगे। अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों का फैसला कर देगा और 14 मई को पोलिंग डे होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है। इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरखास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छा ये केस जो था ये ममनुआ फंडिंग वाला केस था। रिपोर्ट के मुताबिक तफसीली फैसले में हाई कोर्ट ने केस के शवाहिद पर सवालात उठा दिए हैं। फैसले में कहा गया कि एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी हुई रकम जुर्म की रकम थी। अदालत का कहना था कि FIR में लगाए गए, ये 7-8 साल से रो रहे थे इस केस के पीछे, और ये केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पे मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब बड़े राजी रहते हैं, वहां से ये फैसला आता है अदलिया का कि इमरान खान या तारिक शफी से कोई ताल्लुक ही नहीं है जो FIR में इल्जामात लगे उन इल्जामात का। इमरान खान ने तो किसी से एक भी बैंक दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं किए, और इस तरह ये मामला जो है ये भी अपने मंतकी अंजाम को तकरीबन पहुंच गया है। लिहाजा 7-8 साल का प्रोपेगेंडा करने के बाद पीपल्स पार्टी को और नून लीग को मुंह की खानी पड़ी। मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी फंडिंग का जवाब देना चाहिए कि उनके पास इतने सारे फंड्स कहां से आए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने करार दे दिया कि अगर ये इलेक्शन हुआ तो तबाही का सबब बनेगा। बिल्कुल PMLN की तबाही हो जाएगी अगर ये इलेक्शन हुआ। राणा साहब ठीक कह रहे हैं, गलत बात नहीं कह रहे, क्योंकि मैं आपको आदाद शुमार के मुताबिक बता देता हूं। डेरा गाजी खान डिवीजन की भी रिपोर्ट आ गई है। टोटल सीटें डेरा गाजी खान में 30 हैं, मुजफ्फरगढ़ में 12 हैं, लिया में 5 हैं, DG खान में 8 हैं, राजनपुर में 5 हैं। 30 में से 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 1 सीट PMLN जीत रही है, 2 सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और 2 सीटें दीगर उम्मीदवार जीत रहे हैं। पीपल्स पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही डेरा गाजी खान डिवीजन से, यानी 30 में से 25 PTI। अब आ जाए मुल्तान डिवीजन, 34 नशस्तें वहां पे, खानेवाल 8, मुल्तान 13, लोधरा 5, विहाड़ी में 8।
इन 34 नशस्तों में से 29 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, 3 PMLN जीत रही है, 1 पीपल्स पार्टी जीत रही है और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीत रहा है। अब जरा पूरे पंजाब की सूरत का जायजा ले लें परसेंटेज के अंदर कि कितने लोग किसको पसंद करते हैं। तो ये जो मौजूदा सर्वे है, इसके मुताबिक जो रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का सर्वे है, वो ये कहता है कि 68% पंजाब के शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना चाहते हैं, सिर्फ 18% PMLN को वोट डालना चाहते हैं, 6% तहरीक लबैक को वोट डालना चाहते हैं, 3% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, 1% जमात इस्लामी को वोट डालना चाहते हैं और 4% दीगर उम्मीदवारों को वोट डालना चाहते हैं। यानी 68% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 18% PMLN। और जरदारी साहब की जमात की हालत यह है कि तहरीक लबैक जो नई जमात है 6% और जरदारी साहब की जमात जो है वो 3%, यानी उनसे आधे के ऊपर खड़ी है। अब इस सूरत हाल में तो वाकई इलेक्शन में तबाही है। राणा सनाउल्लाह साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर इस्लामोफोबिया के हवाले से उनके बड़े कारनामे हैं। मैं एक वीलॉग इसके ऊपर अलग से करना चाहता हूं ताकि तफसीलात आपके सामने आ जाएं। इमरान खान साहब पे घिनौने इल्जामात लगाए जा रहे हैं, भोंडे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। शेख रोहेल असगर हों या दीगर PMLN के लोग हों, जो मरीम नवाज के कैंप के लोग हैं, जो मरीम नवाज को फॉलो करते हैं, वो लोग एक मरतबा फिर एक मजहबी नफरत का बयानिया लेकर इमरान खान पे चढ़ दौड़े हैं। दोबारा से किसी जुनूनी की तलाश है। इमरान खान साहब को पहले भी कत्ल करने की साजिश की गई है, दोबारा भी कत्ल करने की साजिश की जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में सरकार उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे रही, उन्हें अपने तौर पे अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ रहा है। उन्हें स्नाइपर के जरिए भी हिट करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए उन्हें ऐसे इकदाम लेने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म अपने तौर पर अपनी सिक्योरिटी का किस लेवल का बंदोबस्त कर रहा है। अब दोबारा से इस्लामोफोबिया के ऊपर एक कीचड़ उछालने की इमरान खान साहब के खिलाफ मुहिम जारी है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करूंगा और आपको तफसीलात बताऊंगा कि एक्चुअली हकायक हैं क्या। लेकिन एक हकीकत और आपको बता दूं, मैं पाकिस्तान जनूबी एशिया के जो 8 मुल्क हैं उनमें सबसे महंगा मुल्क करार दे दिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया के 8 ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दे दिया और यह ऐसा नहीं था। 1 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ऐसा नहीं था। 6% की शरह से तरक्की करता हुआ मुल्क जो है वो इस वक्त 0.4% या 0.5% पे पहुंच गया है। कहां 6% पे तरक्की कर रहा था 2 साल से लगातार, और इस मरतबा 7% की टारगेट थी इमरान खान साहब की। लेकिन अब कहां पहुंच गया? 0.4%। कुछ लोग कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट 0.5 या 6% कह रही है। तो यह पाकिस्तान की हालत कर दी कि 6% से आधा फीसद के ऊपर लेकर आ गए ये लोग। पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है इन 8 मुल्कों में जो जनूबी एशिया में है। दूसरे नंबर पर जो महंगा मुल्क है वो है श्रीलंका, तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान, चौथे नंबर पे बांग्लादेश, 5वें नंबर पे भारत, और इसके बाद 6ठे नंबर पे जो है वो नेपाल है, और उसके बाद भूटान है, और फिर सबसे सस्ता मुल्क मालदीव हो गया है। यानी पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया इकोनॉमी का और सबसे महंगा मुल्क बना दिया इस मुल्क को इस खित्ते में। ये कारनामा है इंपोर्टेड हुकूमत का और उनके सहूलतकारों का। सहूलतकारों को नहीं भूलना, याद रखिएगा इन्होंने किया जो किया इस मुल्क के साथ। शहबाज शरीफ क्या बेचता था? वो तो हुकूमत में आ ही नहीं सकता था। आसिफ अली जरदारी साहब की क्या औकात थी? वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये किया सहूलतकारों ने। उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अवाम को इस हाल में पहुंचाया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।